हाय दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक IOLCP के बारे में जिसने आज 20% का अपर सर्किट लगाया है और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ लगाया है। तो हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है। IOLCP का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिया है एक बोलिंजर बैंड, एक 50 मूविंग एवरेज और एक 200 डे मूविंग एवरेज। 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टच करना अभी भी बाकी है स्टॉक को। ये जो काली लाइन आपको दिख रही है वो 200 दिनों का EMA है। अब 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा है। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वो 50 डे मूविंग एवरेज है, दिस वन। और वॉल्यूम्स जो आप देख रहे हैं, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि वॉल्यूम्स के साथ 20% इसने स्टॉक में मूवमेंट आपको देखने को मिला है। लेकिन अगर आप न्यूज़ सर्च करेंगे तो आपको ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं दिखाई देगी कि क्यों इस स्टॉक में इतना ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने प्रयत्न किया कुछ छानबीन करने का, और कंपनी ने अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट रिसेंटली में रिलीज़ किया है। तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो अंत तक प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा। एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि RSI का लेवल जो कल तक 30 के नीचे था वो आज अचानक शूट अप करके 50 के ऊपर पहुँच गया है। तो इतना बड़ा जंप इस स्टॉक में आपको देखने को मिला है। सेकेंड थिंग इज के MACD का जो डाइवर्जेंस है वो भी आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से बुलिश क्रॉसओवर, यहाँ पे देखिए ये MACD का क्रॉसओवर है जो सबसे आखिर में आपको दिख रहा है। यहाँ पे बुलिश होता जा रहा है ये। तो बुलिश क्रॉसओवर करने में थोड़ा ही मतलब एक दिन का ही मूवमेंट बाकी है, और ये मेरे ख्याल से आज यानी कि 3 मार्च को बुलिश क्रॉसओवर ले लेगा। अब हम चलते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे। इसके लिए मैं यूज करूँगा ज़ेरोदा का एक प्रोडक्ट जो है कि टिकर टेप। अगर आप इसमें IOLCP देखें तो विल फाइंड आउट कि अभी भी इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 20% इसने अपर सर्किट मारा है कल के दिन में, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है स्टॉक की वो लेस है करंट वैल्यू से। सो यू कैन स्टिल इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। एनालिस्ट में कोई खास एनालिस्ट इसको कवर नहीं कर रहे हैं, खाली एक ही एनालिस्ट है, तो उसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। द सेकेंड थिंग इज, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखूं तो इनकम स्टेटमेंट क्वार्टरली में जाएंगे हम और इसमें ग्रोथ व्यू कर देंगे तो विल गेट अ बेटर आइडिया। हाँ, तो इनकम स्टेटमेंट में भी अगर आप देखते हैं तो कोई खास मूवमेंट नहीं है, उल्टा का सब कुछ नेगेटिव में है। टोटल रेवेन्यू गिरा है, EBITDA मार्जिन्स गिरे हैं, PBIT, PBT, नेट इनकम, EPS, एवरीथिंग इज फॉलिंग। हाँ, लेकिन करंट एसेट अगर आप देखें तो 38% का इजाफा हुआ है करंट एसेट्स में यहाँ पे, और नॉन करंट एसेट्स में कुछ 10% का इजाफा हुआ है। करंट लायबिलिटीज़ जो है वो खाली 10% बढ़े हैं। तो एसेट्स 38% बढ़े हैं और लायबिलिटीज़ खाली 10% बढ़े हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बताता है। और एक और बात है कि लो प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग इज इनसिग्निफिकेंट। तो ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और एक और चीज़ है कि ये वर्चुअली डेब्ट फ्री कंपनी है। डेब्ट फ्री कंपनीज मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को दर्शाता है कि ये मैनेजमेंट इसको डेब्ट फ्री करके भी इतना आगे ग्रोथ ले जा सकती है। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पे मनी कंट्रोल पे। अगर आप देखें, आपको अगर मैंने ये अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मनी कंट्रोल से डाउनलोड की है, आप लोग भी वहीं से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे न्यूज़ एंड रिसर्च में जाना है, अनाउंसमेंट्स में जाना है, और IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की 1 मार्च को शाम को 6 बजे एक अर्निंग्स कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट देखने को मिल सकती है आपको। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट खुल जाएगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इसकी एनालिसिस कर ली है।
ये ऐसा कुछ पीडीएफ खुलेगा और ये कुछ 25 पेजेस की है, लेकिन हम सारे पेजेस को एक बाय एक डिस्कस करे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने 26 पेजेस पढ़ लिए हैं और मैं एक मुद्दे की बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा। नंबर 1, IOLCP जो है आइबुप्रोफेन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है इस विश्व में, और इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, ये लोग 15 से 16% तक अपने कंपेटिटर से कम प्राइस में देते हैं। अब बीच में काफ़ी दिनों से इस स्टॉक में मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही थी, ये स्टॉक नीचे ही गिरता जा रहा था। इसका रीज़न एक ये बताया जा रहा था कि BASF एक जर्मन कंपनी है, उसने आइबुप्रोफेन का एक नया प्लांट कुछ स्थापित करने वाले थे या स्थापित कर लिया है, तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन के उभर सकता था IOLCP के लिए। लेकिन इस अर्निंग ट्रांसक्रिप्ट में मैंने जो इनके जो विजय गर्ग साहब हैं, विच इज़ अ सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि BASF का प्लांट ऑपरेशनल है भी या नहीं वो उन्हें नहीं पता है, और फिलहाल तो BASF के प्लांट की वजह से आइबुप्रोफेन के प्राइसेस नहीं गिरे हैं। बीच में आइबुप्रोफेन के प्राइसेस गिर चुके थे, उसकी वजह से भी इस कंपनी के स्टॉक प्राइस पे आपको प्रेशर देखने को मिल रहा था। सो ही वॉज सेइंग कि आइबुप्रोफेन के प्राइसेस BASF के प्लांट की वजह से नहीं गिरे हैं, वो गिरे हैं इसलिए कि पहले 2 क्वार्टर्स में बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन उनके ज़्यादातर कस्टमर्स ने स्टॉकिंग कर लिया था, मतलब माल बहुत ज़्यादा उठा लिया था रॉ मटेरियल, ताकि उनको आगे दिक्कतें ना पड़े। इस वजह से आइबुप्रोफेन के प्राइसेस पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से कंपनी के अर्निंग्स रिपोर्ट पे भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, एंड ही एक्सपेक्ट्स दिस सिचुएशन टू नॉर्मलाइज विद इन अ फ्यू क्वार्टर्स। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इन लोगों का एक नया प्लांट आ रहा है जिसको ये लोग FLV प्लांट बोल रहे हैं, जिसमें 3 APIs ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, फेनोफाइब्रेट, लोमोट्रिग्रीन और अर्सोडेक्सोलिक्लिक एसिड। सॉरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप इस अर्निंग ट्रांसक्रिप्ट को देखकर इसमें आप ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि अगले 3 सालों में 500 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी नॉन आइबुप्रोफेन प्रोडक्ट्स में से लेगी, और 30% जो उनका रेवेन्यू है वो आइबुप्रोफेन प्रोडक्ट से आएगा, जबकि 70% अदर प्रोडक्ट से आएगा। तो आइबुप्रोफेन के ऊपर जो इनकी डिपेंडेंसी है वो ये लोग धीरे धीरे घटा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कंसिडरिंग द फैक्ट कि BASF का भी प्लांट आ रहा है, और अब कब तक एक प्रोडक्ट के ऊपर मोनोपोली में काम करते रहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं तो आपको कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा। तो कंपनी उस सिनेरियो को एनविजन करके कि आइबुप्रोफेन में अगर कोई तगड़ा कॉम्पिटिटर आ गया जैसे कि BASF, तो हमारी क्या हालत होगी, तो उस चीज़ को ध्यान में लेते हुए ये लोग धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छी और मुद्दे की बात इन्होंने ये कही है कि जब भी ये लोग कोई नया प्रोडक्ट अपने प्रोफाइल में ऐड करते हैं तो 3 चीज़ों पे ध्यान रखते हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट लो होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एनवायरमेंट के कंसर्न्स कैसे हैं, कि ESG के बारे में आपने सुना होगा, अभी गवर्नमेंट एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है, तो ESG कंप्लायंट जो कंपनीज होती हैं उनको बेनिफिट होता है। आप ये टर्म गूगल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, ESG। तो ESG कंप्लायंट कंपनीज में एक IOLCP का भी नाम ले सकते हैं आप। ये लोग धीरे धीरे ESG कंप्लायंस की ओर बढ़ रहे हैं। और नॉन चाइना डिपेंडेंसी, यस, अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से चाइना के ऊपर जितने भी लोग डिपेंडेंट थे, जितने भी फार्मा कंपनीज डिपेंडेंट थी, APIs की उनको दिक्कत हो गई थी। तो ये लोग, एक तो पहली बात तो ये लोग खुद ही APIs मैन्युफैक्चरर हैं, और APIs के लिए भी जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो उन लोगों में भी वो नॉन चाइना डिपेंडेंसी रखना चाहते हैं। तो नया प्रोडक्ट ऐड करते वक्त ये लोग 3 मुद्दों के ऊपर ध्यान रखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अनदर थिंग इज कि ये लोग इथाइल एसीटेट का एक कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो इथाइल एसीटेट में 33% कैपेसिटी एडिशन होगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्यों? क्योंकि इथाइल एसीटेट एक ग्रीन सॉल्वेंट है। धीरे धीरे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ESG कंप्लायंस की ओर बढ़ रहे हैं ये लोग, तो ग्रीन सॉल्वेंट ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी डिमांड बहुत अच्छी है। सेकेंड थिंग, ये वर्चुअली डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी के विजय गर्ग साहब ने खुद ही बताया कि ये डेब्ट फ्री कंपनी है, और ये लोग ज़्यादातर अपना जो एक्सपांशन है वो इंटरनल एक्रूअल से, यानी कि जो प्रॉफिट ये लोग, जो मुनाफा ये लोग ऑपरेशन से कमाते हैं उसी से करते हैं। और अगले FY 21-22 के लिए ये लोगों ने बोला है कि उनका जो PAT है, PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दे आर टारगेटिंग अराउंड 20%,
और 2400 से 2500 करोड़ तक का 2500 CR तक का ये लोग देख रहे हैं कि हमको रेवेन्यू मिल जाए। सो ये मोटी मोटी बातें थी इनके अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट की वजह से। तो मेरे हिसाब से जो जितने भी एनालिस्ट्स हैं उनको ये कंपनी का जो विज़न है वो बड़ा पसंद आया है। इसकी वजह से एक दिन बाद ही आपको इतना बड़ा भयानक सा जंप देखने को मिला है, और मेरे हिसाब से अभी भी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए, जस्ट अ मिनट, अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पे स्टॉप लॉस लेना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने कहीं पे कंसोलिडेशन करके रखा है। ये जो पॉइंट है, दिस वन, ये जो लकीर मैंने खींची है यहाँ तक आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, विच टर्न्स अराउंड टू अराउंड 540। तो काफ़ी डीप स्टॉप लॉस लेके भी आप इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इससे ज़्यादा कुछ नीचे आएगा। ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे बॉटम क्रिएट कर ही रहा था। ये देखिए, ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 दिनों से ये बॉटम क्रिएट कर रहा था। तो मेरे हिसाब से ये बॉटम हो गया है इस 540 के लेवल के आसपास। तो ये और ऊपर जाएगा, 200 दिनों के EMA को रिक्लेम करेगा, 50 डे EMA को भी रिक्लेम करेगा, और मेरे हिसाब से यहाँ तक टिल दिस पॉइंट इसको यहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। यू कैन आराम से, मतलब 740 तक ये जा सकता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस इन डेप्थ एनालिसिस के साथ चाहिए, मूवर्स एंड शेकर्स, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बड़े हैं, मैं नॉर्मली 20% या 18% या उसके आसपास वाले स्टॉक्स को ही पकड़ने की कोशिश करता हूँ, जिसमें सिग्निफिकेंट वॉल्यूम जंप्स के साथ आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, और उसके रीजंस हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much.